हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे सैमसन डॉडा के बारे में। तो सैमसन के बारे में सबसे बड़ी अपडेट तो ये है गाइस कि सैमसन और माइलोस अब साथ में ट्रेन नहीं कर रहे हैं। यस गाइस, ऑलमोस्ट 2.5 साल से माइलोस के अंदर ट्रेन करा है सैमसन ने और 13 शोज में कम्पीट करा है उन्हीं की गाइडेंस में। माइलोस ने इस पोस्ट में ये भी बताया कि माइलोस बहुत ज़्यादा प्राउड है सैमसन के अकॉम्प्लिशमेंट से जो उन्होंने बहुत कम टाइम में अचीव करी हैं। बट उनको एट द सेम टाइम ये भी पता है कि सैमसन एक सुपीरियर कंडीशनिंग के साथ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएंगे बीट करने के लिए, जो वो दोनों काफ़ी टाइम से साथ में लाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर माइलोस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है अपने पोस्ट के अंदर, यानी कि सैमसन को अब कोई ना कोई दूसरे कोच हायर करने ही पड़ेंगे। तो अब देखते हैं सैमसन किसके साथ जाते हैं और क्या डिफरेंस आता है उनकी फिजिक के अंदर। बाकी ये कोई सीक्रेट नहीं है गाइस कि सैमसन 270 पाउंड्स के अगर आ जाए, बिल्कुल पील आ जाए, तो दैट इज गोइंग टू बी बेटर देन कमिंग इन एट 300 पाउंड्स। मतलब 300 पाउंड्स पे अगर वो उस तरह से कंडीशन नहीं ला पा रहा है, बिगर और फुलनेस के साथ आ रहे हैं, तो उनको आई थिंक एक बार कम से कम ये ट्राई जरूर करना चाहिए कि 30 पाउंड्स लूज करें, 40 पाउंड्स लूज करें, 270-260 पाउंड्स पर आने का ट्राई करें, बट बिल्कुल कंडीशन आए, बिल्कुल ड्राई और पील्ड आए। क्योंकि देखो गाइज, उनकी जो अपडेट्स होती हैं उसमें वो जैसे फुलनेस दिखाते हैं, जैसे पंप दिखाते हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। बट स्टेज पर जब वो हार्डी चुपन जैसे एथलीट के सामने खड़े होते हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं, बिकॉज हार्डी या ऐसा कोई भी एथलीट पूरी तरह से ड्राई और पील्ड होता है, तो वहाँ पर वो फुलनेस और वो कंडीशनिंग का डिफरेंस बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाता है। बट सैमसन के लिए डिफिकल्टीज यहीं खत्म नहीं हुई, सैमसन के साथ अभी बहुत सारी चीज़ें हुई है गाइज। सैमसन ने अपने इस पोस्ट में बताया कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। Myself to the hospital to get checked out because I don't know, my body is just, I'm trying to push through, I'm trying to train, I'm trying to get through it, but my body is just failing at this point. And honestly, I just don't know what else I could do. So given what is happens to me in the next few days, after we get checked out in the hospital, and what happens and the results of that, it will determine if I will be doing the Arnold Classic UK next week. उनकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और इसीलिए उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत लग सकती है। उनका हॉस्पिटलाइज होना इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उनकी रिपोर्ट्स कैसे आती हैं, और उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वो आर्नोल्ड क्लासिक यूके में कम्पीट करते भी हैं या नहीं। मतलब अभी वो वेट कर रहे हैं कि कैसी रिपोर्ट्स आती हैं और उसी के बाद अपनी बॉडी को फिर से पुश करना स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे। तो कंडीशन इस वक्त सैमसंग के लिए अच्छी नहीं है। एंड गाइज, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे टाइम से सैमसंग कॉन्टिन्यूसली प्रेप कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, प्रेप कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। एक अच्छा गैप उन्होंने नहीं लिया। अब तो एंड्रू जैक ने भी गैप ले लिया, लेकिन सैमसंग ने गैप नहीं लिया। एक के बाद एक कई शोज में कम्पीट करते गए, बॉडी को स्ट्रेस देते गए। ही इज़ 37 और 38। मतलब ये एज एक ऐसी नहीं है कि आप बिल्कुल यंगर हो, बहुत ज़्यादा यंग साइड पर हो। इस एज पर आपको थोड़ा सा गैप लेके कम्पीट करना चाहिए। बल्कि एज का फैक्टर अगर हटा भी लें तो किसी भी एज में गाइस आप किसी भी एथलीट को देखोगे तो एक गैप लेने के बाद ही वो कम्पीट करते हैं, या फिर बीच बीच में गैप लेना ज़रूरी हो जाता है। बट यहाँ पर सैमसंग को वो रिकवरी का मोड मिला ही नहीं। तो आई थिंक अब यहाँ पर टेस्ट के रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, क्योंकि सैमसंग के कोच भी नहीं है इस वक्त, तो ही इज़ गोइंग टू डिसाइड कि अब उन्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना ही चाहिए। आर्नोल्ड क्लासिक यूके में कम्पीट नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है गाइस, तो हार्डी चुपन के आसपास भी नहीं होगा कोई आर्नोल्ड क्लासिक यूके में कम्पीट करने के लिए। तो देख लो आप कितनी क्लियर शॉट विक्ट्री उनको मिल जाएगी। बट यस गाइस, सैमसंग के लिए एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है, बिकॉज रेस्ट लेना, रिकवर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सैमसंग अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, बार बार कम्पीट करके, बार बार अपनी बॉडी को चैलेंज करके। आई थिंक अभी एक हाई टाइम है जब इनको एक रीसेट मोड में जाना चाहिए। 3 से 4 मंथ कम से कम इनको गैप लेना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेन करना, प्रेप करना और ये अपने मैजिकल सप्लीमेंट्स पर जाना स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो अब बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड लगने लगी है। जैसे इस शो में भी आपने देखा, सैमसंग की बॉडी काफ़ी टायर्ड लगने लगी थी। एक बबल गट सा उनका लग रहा था, जैसे वो कंट्रोल नहीं था उनकी फिजिक में, जैसा वो दिखाते आए हैं हमें काफ़ी टाइम से। साथ ही आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के बाद काफ़ी लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज करा। इवन उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर काफ़ी कमेंट्स आए। जो भी उनके फॉलोअर्स थे या फिर नॉर्मल पीपल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट करे। एक सोशल मीडिया अटैक हुआ सैमसंग डॉडा पर। तो ये सारी चीज़ें मिलकर उनकी नॉर्मल हेल्थ को और स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट दे रही हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम उन्हें एक अच्छा गैप लेना चाहिए, नॉट जस्ट फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग, इवन फ्रॉम सोशल मीडिया गाइस। और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए व्हेन शुड ही रिटर्न, और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हमें देना चाहिए। बट अभी के लिए तो गाइस हार्डी चुपन का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अब ऐसा नहीं है कि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में सैमसंग डॉडा कहीं भी क्लोज थे उनके, बट फिर भी एक नाम तो था उनके साथ कम्पीट करने का। लेकिन अब हार्डी चुपन जाने से पहले ही क्लियर विनर बन के जा रहे हैं बिल्कुल। बाकी अभी ओलंपिया टीवी पर एक बहुत अच्छा शो हुआ था। जैसे ओलंपिया टीवी पर आप देखते हो हमेशा बैटल करवा देते हैं ये बड़े बड़े चैंपियंस की। तो इस बार इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैटल करवाई रमॉन डीनो की, उर्स कैल्सिंस्की की। अब उर्स बोलते हैं, अर्स बोलते हैं, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हो गाइस। आई थिंक ये नाम है, तो मैं तो इसी तरह से प्रोनाउंस करूँगा, उर्स कैल्सिंस्की
रामॉन डीनो, वेस्ली विजर्स और क्रिस बमस्टेड, ये चारों एक साथ में बैटल कर रहे थे ओलंपिया टीवी के लिए। तो ओलंपिया टीवी ने बहुत अच्छा एक शूट करा, तो एक बहुत अच्छा वर्कआउट वीडियो हमें देखने को मिला जहाँ ये चारों एक साथ ट्रेन कर रहे थे। तो यहाँ पर गाइस आप जानते हो रामॉन डीनो और स्केल्सिंस्की और ये वेस्ली विजर्स, ये तीनों तो अभी कम्पीट करके चुके हैं। तो इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा पील, बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग के साथ थी और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा विजिबल भी थी। लेकिन क्रिस बमस्टेड, आई थिंक क्रिस बमस्टेड इस वक्त ऑफ हैं, बिकॉज यही होता है उनके साथ। जैसे ही वो मिस्टर ओलंपिया जीत जाते हैं उसके बाद वो थोड़ा टाइम ऑफ लेते हैं। ट्रेन वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं। इस बार तो हमें ट्रेन करते हुए कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, बट यस, गियर यूज़ अपना बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। उन्होंने कई बार पॉडकास्ट में भी ये बताया है और ऐसा ही हमें लगा। क्रिस हमें काफ़ी डाउनसाइज लगे और कंडीशन भी उनकी उस हिसाब से नहीं लगी। बट क्रिस को हम हमेशा ही ऐसे ही देखते हैं मैन। लास्ट के 10-12 वीक्स जब आते हैं मिस्टर ओलंपिया से पहले, तब क्रिस एक अलग ही जोन में होते हैं, एक अलग ही फिजिक के साथ होते हैं और उस वक्त उनका कोई कंपेटिटर नहीं होता। तो क्रिस को किसी चीज़ के लिए भी बोलना, क्रिस का इस तरह से अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ही जस्टिफाइबल है। बट गाइज एब्सोल्युटली आपको अगर क्लासिक फिजिक के एथलीट्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हुए, एक अच्छी फॉर्म के साथ ट्रेन करते हुए देखना है तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि सारे टॉप एथलीट्स हैं और यहाँ पर दो तो क्रिस के लिए अब सबसे बड़े कंपेटिटर्स हैं, वेस्ली विजर्स और रामॉन डीनो। तो एक बहुत अच्छा कोलैब हमें देखने को मिला और एक और ओलंपिया बैटल हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो जब वो होगी वो भी मैं आपके लिए कवर कर लूँगा। बट अभी तो हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा गाइस राफेल ब्रांडो की, एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस देने वाले एथलीट की। और राफेल को जजिस ने इस बार आर्नोल्ड क्लासिक के बाद पता है क्या बोला? जजिस ने आर्नोल्ड क्लासिक के बाद राफेल को ये बोला कि आप में वो पूरा पोटेंशियल है एक फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया बनने का। तो गाइस राफेल ने अभी इस वक्त अपना प्राइम हिट भी नहीं करा है। ही इज़ वेरी यंग, उनके पास बहुत टाइम है इंप्रूव करने का, मसल मास पुट ऑन करने का। और लास्ट ईयर आपने देखा कि 1 साल का इन्होंने ऑफ लिया था उस स्टेज पर। 15 से 20 पाउंड हैवियर थे और वो चीज़ विजिबल थी। सारे राइट प्लेसेस पर इन्होंने मसल मास ऐड करी थी। ही वॉज बिगर। साथ में इन्होंने अपनी वेस्ट को, अपनी लाइंस को बिल्कुल ख़राब नहीं होने दिया, क्योंकि हॉर्स एमडी के साथ और कई सारे एथलीट्स के साथ हमने देखा, इवन सैमसन डॉडा के साथ भी गाइस, कि इस बार वो बबल गट के साथ थे। तो वो चीज़ राफेल के साथ नहीं हुई। राफेल ने अपनी वेस्ट को बहुत ज़्यादा इनलाइन रखा, अपनी लाइंस को बनाए रखा क्लासिक लुक वाली, जो कि चीज़ राफेल के लिए बहुत ही अच्छी रही। इवन राफेल का फ्लो गाइस आप देखोगे पोजिंग के टाइम पर तो वॉज इवन बेटर देन सैमसन डॉडा, और ये चीज़ आप खुद एक्सेप्ट करोगे। कई लोग गाइस, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो राफेल की फिजिक सैमसन डॉडा के ऊपर प्रेफर करता हूँ इस टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, बिकॉज इनकी फिजिक में वो एस्थेटिक्स हैं, वो लाइन्स हैं। सर्टेनली एक बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग और एस्थेटिक अपीयरेंस है इनकी स्टेज पर। और आने वाले टाइम में जैसे इनको जजिस ने भी बोल ही दिया है, अब ये थोड़ी और मसल मास इनको ऐड करनी होगी, बिकॉज साइज़ में अभी भी ये सैमसन डॉडा से कम थे। लेकिन यस, कई सारे शो ऐसे होंगे जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग निकल कर आएंगे, जैसे आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील में, वहाँ पर गुडविटो इनके साथ कम्पीट कर रहे होंगे, कार्लोस थॉमस जूनियर इनके साथ कम्पीट कर रहे होंगे और आई थिंक नेथन डियाशा भी वहाँ पे कम्पीट करेंगे। बट वहाँ पर देखना है कितने ज़्यादा निकल कर आएंगे। और अब तो ऐसा मुकाम है कि ये सीरियस थ्रेट है किसी भी टाइटल के लिए, क्योंकि अगर कोई इतना बड़ा एथलीट कम्पीट नहीं कर रहा होगा, जैसे कि अब यहाँ पर हमें पता है सैमसन डॉडा शायद ही कम्पीट करें आर्नोल्ड क्लासिक यूके में, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये सेकंड प्लेस अपने नाम कर लें। और मैं तो सच में ये देखना चाहता हूँ कि राफेल के जैसे एस्थेटिक्स हैं वो एंड्रू जैक के सामने एक बार कम्पीट करें। तो जैसे कि टेक्सास प्रो में हमें देखने को मिल जाए राफेल वर्सेस एंड्रू जैक, तो मैन दैट इज़ गोइंग टू बी रियली अ लॉट ऑफ फन और हमें मज़ा आ जाएगा। तो पेपर व्यू अगर बाय भी करनी होगी मैन, लोग बाय करेंगे, बिकॉज वो एक अच्छी बैटल होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एस्थेटिक्स वर्सेस एस्थेटिक्स। एंड्रू जैक भी साइज़ थोड़ा सा लैक करते हैं, राफेल भी साइज़ थोड़ा लैक करते हैं, बट लाइंस, वो लुक, वो एस्थेटिक्स, वो दोनों का जो कंपैरिजन होगा, दोनों का जो मुकाबला होगा, वो बहुत ही आई कैचिंग होगा, बहुत ही फैसिनेटिंग सा होगा और साथ में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोगों को देखने में। मतलब हम बायस नहीं हो पाएंगे उस वक्त कि हम किसकी तरफ जाएं, बिकॉज राफेल ने जो मसल मास ऐड करी है ना, बहुत ही अच्छी करी है, सारे राइट प्लेसेस पर करी है। और जिस तरह से वो आए थे, मतलब ये इनका 100% नहीं था। अब क्यों नहीं था? क्योंकि हमने इनको और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा अच्छी लाइंस के साथ देख रखा है, उस तरह से ये नहीं आए। बट काफ़ी एक लंबे टाइम के बाद ये कम्पीट कर रहे थे, तो वो चीज़ तो होनी इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं थी। बट ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अपीयरेंस लगी और अब मैं वेट कर रहा हूँ आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील का कि हम इनको कम्पीट करते हुए दोबारा से देखें। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा एंजल कार्टरोन की। तो गाइस आपको याद होगा एंजल कार्टरोन 2022 के मिस्टर ओलंपिया में रनर अप, जो सीधे शॉन क्लैडा के बाद आए थे, और 2023 के मिस्टर ओलंपिया में 3rd प्लेस पर एंड अप करे। तो 212 डिवीजन में अब इनका मुझे नहीं लग रहा कि इतना अच्छा फ्यूचर है, बिकॉज जिस हिसाब से शॉन पियर्सन अभी इस वक्त चल रहे हैं और शॉन क्लाइड और कैरिस बज्जो वगैरह कम्पीट कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं, मैन वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो इस वक्त अगर एंजल कार्टरोन की वॉल पे आप देखोगे तो आपको एक चीज़ साफ साफ दिखेगी कि एंजल कार्टरोन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मैसिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मसल मास उन्होंने ऐड कर ली। अब ऐसा क्यों करा? इस वक्त ये है गाइस 250 पाउंड के ऊपर, यानी कि 250 प्लस पाउंड्स। और इस वक्त जिस तरह से इन्होंने मसल मास ऐड करी है, 212 डिवीजन में इनका कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन इनको अभी ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज इनके प्लान्स पता है क्या है? इनके प्लान्स ये हैं कि न्यूयॉर्क प्रो में ये ओपन डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं और इसीलिए इस तरह की मसल मास ये कैरी कर रहे हैं।
तो ओपन डिवीजन में compete करना मतलब आप समझ रहे हो न्यूयॉर्क प्रो में कौन कौन होगा, टोनियो बर्टन, निक वॉकर एंड तीसरा बड़ा नाम वहाँ पर होगा एंजल कार्टून। ये पहली बार नहीं जब 212 डिवीजन के एथलीट्स compete कर रहे थे ओपन डिवीजन में, बट देखने में तो खैर मजा आएगा। लेकिन हाँ, ये बात तो मैं अभी से आपके सामने बोल दूँ कि किसी का भी जीतना पॉसिबल नहीं है, खास तौर पर जब निक वॉकर वहाँ पे compete कर रहे हो। बट यस, एक अच्छी बैटल हमें जरूर देखने को मिल सकती है टोनियो बर्टन और निक वॉकर के बीच में। तो देखते हैं गाइस, निक वॉकर को मैं कल के वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो नेक्स्ट अपडेट है स्टेफन मटाला की। और स्टेफन मटाला आपको याद होगा इंस्टाग्राम हाइप किस तरह से ये वायरल हुए थे बॉडी बिल्डिंग में। उसके बाद जब भी इनकी स्टेज अपीयरेंस रही उस तरह से हमें नहीं दिखे, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा मसल मास लूज करनी पड़ी, काफ़ी हद तक डाउन साइज होना पड़ा। अब ये क्यों होना पड़ा? बिकॉज इनका वेट कैप क्लासिक डिवीजन में ऐसा ही था। उसके बाद गाइज अब इन्होंने क्या करा है, अब ये इस वक्त मसल मास काफ़ी ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हो ही इज़ लुकिंग रियली बिग, ही इज़ लुकिंग रियली ह्यूज। और इनकी वो सारी लाइंस, इनका सारा क्लासिक लुक जो था, इनके सारे फाइबर्स थे, फुलनेस थी, वो सारी चीज़ें वापस आ रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? क्योंकि कई फिजिक ऐसी होती हैं जो एक सर्टेन वेट पर, सर्टेन साइज, सर्टेन शेप पर अपना बेस्ट लुक देती हैं। स्टेफन के साथ यही सीन है गाइस। मतलब जब भी वो अच्छी फुलनेस कैरी कर रहे होते हैं, उनके मसल्स फुलर होते हैं, बिगर साइज पर होते हैं, राउंडर साइज पर होते हैं, तब वो अपना बेस्ट लगते हैं। अब जब भी इन्होंने साइज डाउन करा शो में compete करने के लिए क्लासिक डिवीजन में, इनकी वो फुलनेस, इनकी वो लाइंस, इनका वो एक्स फैक्टर पूरी तरह से गायब हो जाता था। और ये उस तरह से क्रिस्प शार्प कंडीशन नहीं लगते थे, वो मज़ा ही नहीं आता था इनकी फिजिक को देखने में जो अब आ रहा है। और जब ये पहली बार वायरल हुए थे तब आया था। तो अब ये इतनी ज़्यादा मसल मास क्यों कैरी कर रहा है? इनके बारे में भी गाइस यही सुनने में आ रहा है कि हो सकता है ये ओपन डिवीजन में compete करें। और लोग तो इन्हें यही ज़्यादा एडवाइस दे रहे हैं, ओपन डिवीजन में compete करो, वहाँ पर यू हैव अ रियली गुड फ्यूचर। बिकॉज क्लासिक डिवीजन में आप जानते हो गाइस, ये वेट कैप वैसे ही कम करना पड़ता है, अपना बेस्ट ये आ नहीं सकते। और आप देख रहे हो कि कितने अमेजिंग एथलीट्स भी कैसे पिछड़ते जा रहे हैं। मतलब पिछड़ने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पीछे छूटते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपनी प्लेसिंग्स बनाए रखने में कितना मुश्किल हो रहा है इतने अच्छे अच्छे एथलीट्स को। तो वहाँ पर ये अगर compete करते रहेंगे, वो भी अपने बेस्ट पर नहीं, अपना बेस्ट पोटेंशियल, अपना कैलिबर नहीं दिखा सकते, तो फिर इनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। तो आई थिंक इनको अब बहुत ज़्यादा मसल मास, तो आई थिंक जैसे अब ये मसल मास ऐड कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करना चाहिए, अच्छा टाइम देना चाहिए मसल मास पुट ऑन करने का। क्योंकि ओपन डिवीजन में भी अगर compete करना है कंपेटिटिव होकर, तो अच्छी खासी मसल मास चाहिए इस साइज से। तो उसके लिए टाइम दे, टाइम बहुत है इनके पास। आई थिंक ये साल के अलावा नेक्स्ट ईयर भी ले लें और नेक्स्ट ईयर compete करें बिल्कुल एंड में, तो अच्छी मसल मास ये ऐड कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी फिजिक। और मुझे लगता है इनका बेस्ट ओपन डिवीजन में ही निकल कर आएगा। बिकॉज 212 में भी ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे और क्लासिक में तो इनकी रेस्ट्रिक्शन अभी से ही आप देख सकते हो, अपना बेस्ट ये ला नहीं पाते। तो अभी के लिए गाइस वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपडेट्स बहुत सारी हैं बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो मैं कल की वीडियो में कवर करूँगा। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एफर्ट्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में बताओ कि कैसा लग रहा है वीडियो, क्या क्या चेंज करना चाहिए, किस किस को आप कवर होते हुए देखना चाहते हो। एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो थैंक यू, बाय बाय।